फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो भारत के राष्ट्रपति के विषय में हमने पढ़ लिया था और भारतीय संविधान का जो भाग 5 है जिसमें कि संघ के विषय में चर्चा किया गया है, इसमें हम देखे थे कि जो संघीय सरकार होता है या लोकतंत्र में जो सरकार होता है उसमें शक्ति 3 अलग अलग संस्थाओं के पास होता है, जिसमें कार्यपालिका की शक्ति उस संस्था के काम आता है जो कानून को लागू करता है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना और न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना, साथ में ये देखना कि जो कार्यपालिका और विधायिका संविधान के अनुसार काम करते हैं या नहीं करते हैं। संघीय सरकार के जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो कार्यपालिका है, हालांकि सभी पार्ट महत्वपूर्ण ही होता है, पर सबसे पहले हमने कार्यपालिका के विषय में जानना शुरू किया। तो जिसमें हमने देखा कि इसमें पढ़ना होता है राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के बारे में, और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी के विषय में पढ़ना होता है, जिसमें कि हमने भारत के राष्ट्रपति को पढ़ लिया है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक सीधे राष्ट्रपति से संबंधित है। बाकी अन्य कई आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है, जिसके विषय में भी हमने देखा था। इसमें हमने ये भी देखा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होने के साथ साथ विधायिका का भी महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके वजह से विधि बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होता है। जब तक राष्ट्रपति किसी भी लॉ पर, किसी भी बिल पर अपना सहमति नहीं देता है, तब तक वो कानून नहीं बनता है, एक्ट नहीं बनता है। इसमें राष्ट्रपति के हमने अलग अलग तरह की शक्ति के विषय में भी देखा, जिसमें कि कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति विभिन्न तरह के अधिकारियों का नियुक्ति करते हैं, जिनमें कि भारत के प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, राज्यपाल, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, इन सब का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसके बाद हमने राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के विषय में समझा। राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्ति होता है, इसमें राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, और तीनों सेनाओं के प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति ही किसी देश से युद्ध की घोषणा कर सकता है, और युद्ध की समाप्ति की भी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। पर ये शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही करता है। इसके बाद राष्ट्रपति के जो विधायी शक्ति है, जिसमें कि हमने समझा कि राष्ट्रपति कानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। जब तक राष्ट्रपति किसी कानून पर अपना सहमति नहीं देगा, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। और राष्ट्रपति के पास जब भी कोई विधेयक, कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर के आता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होता है। राष्ट्रपति उस बिल को पूरी तरीके से खारिज कर सकता है। जब वो पूरी तरीके से खारिज कर देता है तो वो बिल एक्ट नहीं बनेगा, वो बिल पर ही समाप्त हो जाएगा। इस शक्ति को राष्ट्रपति के अत्यंतकारी वीटो कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के सस्पेंसिव वीटो के विषय में हमने पढ़ा। सस्पेंसिव वीटो के प्रयोग करने का मतलब कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया है सहमति के लिए, पर राष्ट्रपति उस पर सहमति न देकर के उस बिल को संसद के सदन के पास पुनर्विचार के लिए जब भेज देता है, तो इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, यानी कि उस बिल को एक्ट बनने से कुछ समय के लिए रोक लगा दिया गया है। अगर पुनः संसद उस बिल को उसी रूप में या उसको अमेंड करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति को इस बार सहमति देना ही होगा। भारत के राष्ट्रपति की जो सबसे महत्वपूर्ण वीटो शक्ति है, वो शक्ति है उसका पॉकेट वीटो की शक्ति। इसमें राष्ट्रपति न तो अपने बिल पर सहमति देता है और न ही असहमति देता है। इसके कारण ये बिल लंबे समय तक राष्ट्रपति के पास पड़ी रह जाता है और वो एक्ट नहीं बन पाता है। ये सब चीज या वीटो शक्ति का जो प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं, इसका प्रयोग आर्टिकल 111 के तहत करते हैं। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के तहत वीटो शक्ति के प्रयोग करने का अधिकार है। साथ में आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस निकालते हैं, अध्यादेश निकालते हैं।
अध्यादेश निकालने की शक्ति का मतलब कि कार्यपालिका के प्रमुख विधायिका का काम कर रहा है, पर अध्यादेश किस तरीके से जारी करता है इनको हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है कार्यपालिका का, वो है उपराष्ट्रपति। तो आज हम उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद के विषय में हमारा संविधान क्या कहता है, उसके पद पर निर्वाचन किस तरीके से होता है और उसका कार्य क्या सब होता है। तो आइए देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में। भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति के जहां तक बात होता है तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है, अगर हम ये माने कि सीधे तौर पर जो आर्टिकल संबंधित है वो आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 69 तक है। इसमें उपराष्ट्रपति के कार्यों, उनके नियुक्ति, उनके कार्यकाल, उनके निर्वाचन होने की प्रक्रिया, इन सब चीजों के विषय में डिटेल से बताया गया है। तो आइए इन आर्टिकल को एक एक करके हम समझते हैं और देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के पास किस तरह की शक्ति होता है, उसका निर्वाचन किस तरीके से होता है और संवैधानिक स्थिति उसका क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है। इन सब चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जिस तरह से आर्टिकल 52 जो भारतीय संविधान का है वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक वैसे ही आर्टिकल 63 जो भारतीय संविधान का है वो कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद के विषय में कहता है। उपराष्ट्रपति के पद के विषय में जिस आर्टिकल से हमें पता चलता है वो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63। इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। और उपराष्ट्रपति के पद कहाँ, किस देश से लिया गया है, तो ये पद लिया गया है यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से उपराष्ट्रपति के पद लिया गया है। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पास जितनी शक्ति होता है उतनी शक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पास नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास भी अमेरिका के राष्ट्रपति जितना शक्ति नहीं होता है, क्योंकि भारत एक संसदीय प्रणाली वाला देश है जहां पे जो राज्य का प्रमुख है और सरकार का प्रमुख है, दो अलग अलग संस्थाओं के पास, अलग अलग व्यक्तियों के पास होता है। तो सरकार के प्रमुख के पास अधिक शक्ति होता है क्योंकि वो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस तरीके से आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक वैसे ही आर्टिकल 63 को जब हम समझते हैं तो इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का ये पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 देखिए, जो अनुच्छेद 64 है, आर्टिकल 64 है, चूंकि राष्ट्रपति के पद के विषय में आर्टिकल 52 कहता है, आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो आर्टिकल 64 है, अनुच्छेद 64 है, इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत के संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। यानी कि राज्यसभा में जो भी कार्रवाई होता है उसका संचालन करने का काम किसका होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पास होता है। और उपराष्ट्रपति को जो उनकी सैलरी दिया जाता है, उनके पास जो विशेषाधिकार होता है या उनके पास जो सुविधाएं मिलते हैं, वो राज्यसभा के उपसभापति होने के नाते ही मिलता है।
यानी कि इसके पास जो वेतन या सुविधाएं मिलता है, ये वेतन और सुविधाएं राज्यसभा के सभापति होने के कारण ही मिलता है। सभापति होने के कारण ही इसको मिलता है, कारण ही मिलता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति को वेतन या उनके पास जो भी सुविधाएं मिलते हैं, ये सुविधाएं उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति होने के कारण ही मिलता है। देखिए, अब चूंकि एक तो उपराष्ट्रपति का पद ऐसा है जो पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से अलग होना चाहिए। ऐसा माना जाना चाहिए कि राष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल से सीधे संबंधित नहीं है। और दूसरा, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति है, इसलिए उपराष्ट्रपति को जब भी राज्यसभा के किसी विषय पर मतदान होता है, वोटिंग होता है, तो मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को नहीं है। उपराष्ट्रपति को मताधिकार की शक्ति नहीं है, मताधिकार की शक्ति नहीं है, यानी कि उपराष्ट्रपति मत नहीं दे सकता है सामान्य स्थिति में। पर अगर किसी मुद्दे पर राज्यसभा में वोटिंग होता है और इस वोटिंग में जितना वोट किसी पक्ष की सहमति में जाता है, उतना ही वोट अगर असहमति में जाता है, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति है, उसको वोट देने का अधिकार है। वो अपना वोट दे करके उस विषय पर निर्णायक मत दे सकते हैं। पर ये निर्णायक मत दे सकते हैं, निर्णायक मत दे सकते हैं, यानी कि राज्यसभा में किसी विषय पर अगर मतदान होता है और मतदान में किसी विषय पर जितने लोग उनके पक्ष में वोट देते हैं, उतने लोग अगर विपक्ष में वोट देते हैं, तो ऐसे स्थिति में उस पर निर्णायक मत की आवश्यकता होगा। और ये निर्णायक मत देने के अधिकार किसको होते हैं? तो उपराष्ट्रपति को होते हैं, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के कार्यों के संचालन करने का काम करते हैं। आर्टिकल 65, तो आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद के विषय में कहा गया है। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के सभापति होंगे और राज्यसभा के सभापति होने के कारण वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होने के बावजूद राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसके कारण उसको साधारण स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होता है। पर किसी विषय पर अगर वोटिंग होता है और उस पर मत बराबर हो जाता है, तो इस स्थिति में उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अब समझते हैं आर्टिकल 65 को, कि आर्टिकल 65 में किस चीज के विषय में कहा गया है। आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अगर किसी वजह से भारत के राष्ट्रपति अपने कार्य को संचालित नहीं कर पाते या अपना सेवा नहीं दे पाते हैं, तो इस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का पद सामान्य स्थिति में कैसे खाली हो सकता है? जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति कैसे हो सकता है? एक तो कि कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। दूसरा, कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया हो, या राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को
हटा दिया गया हो तो इन स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, और राष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। और इस चीज के विषय में भारतीय संविधान के आर्टिकल किसमें चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 65 में चर्चा किया गया है। अब समझते हैं कि देखिए आर्टिकल 65 में जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब ये काम करेंगे तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के जितना ही शक्ति प्राप्त हो जाएगा, राष्ट्रपति के जैसे ही उसको वेतन मिलेगा और उनको सुविधाएं भी मिलेगा। मतलब कि अब ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करके भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, और अब जो इसको वेतन मिलेगा ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए वेतन मिलेंगे, जिसके कारण इसका वेतन में तो वृद्धि होगा ही, साथ ही इसको विशेष सुविधाएं भी मिलेगा और कुछ विशेषाधिकार भी मिलेगा। अब समझते हैं आर्टिकल 66 को कि आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या कहा गया है। आर्टिकल 66 जो संविधान का आर्टिकल 66 है, अनुच्छेद 66 है, इसमें राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में कहा गया है। निर्वाचन कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ये किसके द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है। इसी पद्धति के द्वारा याद रखिए भारत के राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, नहीं एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा। पर राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं वो कौन कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष पद्धति का मतलब हो गया कि इसमें जनता सीधे भाग नहीं लेता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अलग होता है। आइए समझते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल था उसमें संसद के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। जो संसद के मनोनीत सदस्य थे या फिर जो राज्यसभा में चूंकि मनोनीत सदस्य होते हैं और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, पर वो प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल था उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 2 यूनियन टेरिटरी जहाँ पे विधानसभा है, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के रूप में होते थे और वही लोग चुनाव में भाग लेते थे। पर याद रखिए भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो सदस्य निर्वाचित हो या मनोनीत हो। वो भारत के राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, पर विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और न ही 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये तो हो गया उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, यानी कि उनके चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब समझते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया में कोई व्यक्ति भाग लेना चाहता है तो उनके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो योग्यता सबसे पहले हम देख लेते हैं। योग्यता, तो योग्यता में सबसे पहले तो यही योग्यता है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। भारत का नागरिक हो, सबसे पहली योग्यता तो यही कि भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी कि एज लिमिट भी होना जरूरी है। इसलिए राष्ट्रपति के भी एज लिमिट जो है वो 35 वर्ष है और उपराष्ट्रपति के भी जो एज सीमा है, आयु सीमा है, वो निर्धारित है। कम से कम उस व्यक्ति को 35 वर्ष का हो जाना चाहिए, तभी वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य है। पहला कंडीशन तो यही है कि भारत का नागरिक हो, और होना भी चाहिए। हम दूसरे देश के नागरिक को क्यों अपने देश के संवैधानिक पद दें, या अपने देश में क्यों उसको उपराष्ट्रपति बनाएं। भारत के संविधान में भारत के व्यक्ति ही भारत के देश को चला सकता है। जो इनके तीसरा होना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, बनने की योग्यता होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। देखिए, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, इसलिए जरूरी है कि उसके पास राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है, हम आगे जब भारत की संसद के विषय में पढ़ेंगे, जब लोकसभा और राज्यसभा के विषय में पढ़ेंगे, तो वहां पे उनके सदस्य बनने की योग्यता के विषय में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखना है कि उसके पास राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, उसके 20 अनुमोदक एवं 20 प्रस्तावक होना चाहिए। 20 प्रस्तावक होना चाहिए। 20 अनुमोदक एवं 20 प्रस्तावक का मतलब कि जो लोग उनके चुनाव में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें से 20 लोग ये कहें कि इस व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना चाहिए और ये लिखित होना चाहिए। और 20 लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना है भारत के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में, उस व्यक्ति के समर्थन में 20 अलग लोग उनके समर्थक होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के योग्यता पूरा करता है। अगर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक नहीं हुआ तो वो व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रख सकता है। राष्ट्रपति के मामले में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के मामले में कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना जरूरी है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के मामले में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक का होना जरूरी है, पर भारत के उपराष्ट्रपति के मामले में याद रखिए कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का होना जरूरी है। यानी कि 20 व्यक्ति ने कहा है कि इस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उम्मीदवार के रूप में भाग लेना चाहिए। हम 20 लोग ये बात मानते हैं कि इस व्यक्ति, ये नाम की कोई व्यक्ति है, इसको भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में, उम्मीदवार के रूप में भाग लेना चाहिए। साथ ही इस 20 लोग को छोड़ करके बाकी जो 20 लोग मत देने वाले हैं, यानी कि संसद के सदस्य है, सांसद है, वो इस बात को समर्थन भी करना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता को पूरा करता है। तो आर्टिकल 66 में हमने समझा कि भारत के उपराष्ट्रपति की चुनाव किस प्रक्रिया से होता है। तो अप्रत्यक्ष मतदान होता है और एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति क्या होता है, इसमें किस तरीके से चुनाव होता है
और मत की गणना किस तरीके से होता है, इन सब चीज़ों के विषय में हम भारत के राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ उन चीज़ों को समझाना आवश्यक मैं नहीं समझता हूँ। और उसके बाद हमने समझा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव चूंकि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, तो ये भी जानना है कि इसके चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो सदस्य निर्वाचित हो या मनोनीत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब हम समझते हैं आर्टिकल 67 को, अनुच्छेद 67 को, कि अनुच्छेद 67 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 67 यानी कि अनुच्छेद 67 और आर्टिकल 67 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा। तो आर्टिकल 67 ये कार्यकाल बताता है किसका, भारत के उपराष्ट्रपति का। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। पद ग्रहण करने के तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है किसका कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। पर अगर 5 वर्ष का तिथि पूरा हो चुका है और अभी नए निर्वाचित उपराष्ट्रपति इस पद को ग्रहण नहीं किया है, तो जितने समय तक नए उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे तब तक वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में अपना योगदान दे सकता है, अपना सेवा दे सकता है। इसके बाद अगर उपराष्ट्रपति अपने पद से मुक्त होना चाहता है अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, तो उनके दो तरीके से वो अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने पद से मुक्त हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि वो त्यागपत्र दे दे यानी कि रिजाइन दे दे। दूसरा, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जिस तरीके से भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक वैसे ही भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। पर भारत के किसी भी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अभी तक महाभियोग नहीं लाया गया है। तो आर्टिकल 67 में, अनुच्छेद 67 में हमने ये समझा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों के लिए होता है, और वो अगर अपना पद त्यागना चाहता है या कोई असंवैधानिक काम करता है, अपने शक्ति का उल्लंघन करता है, तो इस स्थिति में उसको उसके पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो इस स्थिति में उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। पर भारत के किसी भी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अभी तक महाभियोग नहीं लाया गया है। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध भी महाभियोग अभी तक नहीं लाया गया है। तो आर्टिकल 67 हमने समझ लिया, जिसमें कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और उनके पद त्याग से संबंधित विषय की चर्चा किया गया है। देखिए, अब चूंकि महाभियोग की बात हुई है तो हम समझ लेते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के खिलाफ किस तरीके से चलता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग देखिए, उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, भले ही वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, पर राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो वो राज्यसभा से होता है। राज्यसभा से ही उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। पर लोकसभा की भी भूमिका होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, तो राज्यसभा से।
तो महाभियोग की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो सबसे पहले कहां से शुरू होती है, तो राज्यसभा से। राज्यसभा से। और राज्यसभा से किस तरीके से होगा, राज्यसभा क्या करेगा कि एक संकल्प लाएगा, एक संकल्प लाएगा उपराष्ट्रपति पर। संकल्प लाने का मतलब कि उपराष्ट्रपति पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो उनके शक्ति क्षेत्र से बाहर है या असंवैधानिक है। इस स्थिति में राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के विरुद्ध एक महाभियोग लाएगा, एक रेजोल्यूशन लाएगा। पर रेजोल्यूशन लाने की जो कंडीशन है, संकल्प लाने की जो कंडीशन है, वो ये है कि 25% सदस्य की सहमति होना जरूरी है। सहमति ही नहीं, लिखित सहमति, यानी कि उस संकल्प पर 25% सदस्य राज्यसभा के सहमत हो, अपना सहमति जाहिर करता हो, तभी उस पर रेजोल्यूशन लाया जाएगा। और ये लाने की क्या कारण होगा, तो कारण की चर्चा किया गया है कि अगर वो संविधान का उल्लंघन करे या अपनी शक्ति का उल्लंघन करे तब उस पर रेजोल्यूशन लाया जाएगा। फिर क्या होगा कि राज्यसभा अगर इसको बहुमत से पास कर दे, बहुमत से पास कर दे, यानी कि राज्यसभा में जितने सदस्य है उसमें से आधे से अधिक सदस्य ने अगर इस संकल्प पर अपना सहमति दे दिया है तो इस स्थिति में ये संकल्प राज्यसभा से पास माना जाएगा। फिर ये मामला पहुंचेगा कहां पे, तो लोकसभा के पास। लोकसभा के पास जब ये पहुंचेगा तो लोकसभा क्या करेगा कि जब ये दूसरे बार में काम पहुंचेगा लोकसभा में, लोकसभा सबसे पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन का समय देगा अपना पक्ष रखने के लिए। और अगर इस 14 दिन में राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रखा, उपराष्ट्रपति ने, पर लोकसभा को लगा कि सच में उपराष्ट्रपति ने जो काम किया है वो काम असंवैधानिक है या फिर उनके शक्ति क्षेत्र से बाहर है, तो लोकसभा अगर सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से इस बिल को पास कर देता है तो वो महाभियोग पास माना जाएगा। और इस स्थिति में जिस दिन ये संकल्प पारित हो जाएगा दोनों सदनों से, उस दिन से उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है। पर भारत के किसी भी उपराष्ट्रपति के पास अभी तक महाभियोग नहीं लाया गया है, न ही राष्ट्रपति के पास महाभियोग लाया गया है। तो ये आर्टिकल 67 में हमने किन चीजों को समझा, एक तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में समझा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। फिर हमने समझा कि अगर उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले पद से मुक्त होना चाहता है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो त्यागपत्र दे दे। दूसरा, अगर उपराष्ट्रपति कोई ऐसे काम करते हैं जो उनके शक्ति क्षेत्र से बाहर है, उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है, या संविधान के विरुद्ध कोई काम करते हैं, तो ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति के खिलाफ जब भी महाभियोग की शुरुआत होगा तो वो राज्यसभा से होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा को ही ये बात मालूम होगा कि उपराष्ट्रपति ने किन शक्तियों का दुरुपयोग किया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम जो होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने का होता है। अब जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 में बस इतना लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का कोई निश्चित समय सीमा तो नहीं बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खत्म होने वाला रहेगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला रहेगा, इस स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव कराना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना यथाशीघ्र आवश्यक है जब उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त हो रहा होगा। हालांकि इसमें टाइम नहीं बताया है कि कितने टाइम पर उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना आवश्यक है, पर इसमें इतना जरूर लिखा हुआ है कि जितना जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति के चुनाव करा लेना चाहिए और जो नया उपराष्ट्रपति होगा उसको उसके पद दे दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं जो आर्टिकल 69 है, इसमें उपराष्ट्रपति के शपथ के विषय में है।
इसमें लिखा हुआ है शपथ कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति को संविधान और उनके पद की गोपनीयता का जो शपथ है वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। पर भारत के राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं शपथ? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसके अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो सीनियर मोस्ट जज है उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 70 में ये कहा गया है कि जब आकस्मिक स्थिति में यानी कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो ये आकस्मिक स्थिति क्या होगा, इस चीज के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें? आर्टिकल 70 में। यह आकस्मिक स्थिति राष्ट्रपति की मृत्यु हो सकता है, उनका त्यागपत्र हो सकता है, या उन पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको पद से हटाने की क्रिया हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से कुछ समय के लिए अपने पद से हटना चाहते हैं। ये सब स्थिति हो सकता है कि इसका भारत के राष्ट्रपति का। और ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति अगर अपने पद का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद ग्रहण करेंगे और राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करेंगे। इस चीज की चर्चा किया गया है किसमें? आर्टिकल 70 में, अनुच्छेद 70 में। अब समझते हैं आर्टिकल 71 के बारे में। आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सुलझाएंगे। यानी कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के जो चुनाव से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है इसको सुलझाने का काम कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो निर्णय अंतिम होगा। तो ये जो आर्टिकल 71 है इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निपटारा किस तरीके से होगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो इस स्थिति में उसका निराकरण क्या होगा, इसको आर्टिकल 71 में स्पष्ट किया गया है, अनुच्छेद 71 में स्पष्ट किया गया है। और ये दायित्व किसको दिया गया है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो ये जो कुछ आर्टिकल था और जो महत्वपूर्ण चीजें था ये भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित था। तो इस वीडियो के साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद समाप्त होता है। अब जो संघीय कार्यपालिका की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद या जो शक्ति है वो मंत्री परिषद के पास चुकी होता है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें संघीय मंत्री परिषद के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री के पद के बारे में संविधान क्या कहता है, उनके पास किस तरह की शक्ति होता है और इस शक्ति का प्रयोग वो किस तरीके से करता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री होता है, उनकी नियुक्ति किस तरीके से होता है, उनके पास क्या क्या शक्ति होता है और वो अपना कार्य संचालन किस तरीके से करता है। ये सब चीजें नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।